दिल फूलों की बस्ती किस्त नंबर 13। जी भाई, मैं ज़रा किचन देख लूँ, वो कहते हुए उठकर किचन में आ गई। दो चार बर्तन मैले रखे थे, इन्हें धोया, फिर लाइट ऑफ करके निकली तो सीढ़ियों पर बड़े भैया को देखकर ठिठक कर वहीं रुक गई। क्या बात है बड़े भैया, कुछ चाहिए? बड़े भैया आखिरी सीढ़ी तक आए तो उसने पूछ लिया। हाँ, नहीं। बड़े भैया का जहन जैसे काम नहीं कर रहा था। फिर सोचकर बोले, हाँ वो तुम ज़रा नबील को देख लो, बहुत बेचैन हो रहा है, बुखार भी तेज़ हो गया है। चलें। वो कुछ परेशान सी होकर बड़े भैया से पहले ही सीढ़ियाँ फलांगती हुई ऊपर आ गई। इस बुखार की हालत में भी नबील कमरे में अकेला था। उसे मासूम बच्चे पर बहुत रहम आया, जिसकी माँ दूसरे कमरे में इत्मीनान से सो रही थी। वो अंदर ही अंदर कुड़ती हुई नबील को चेक करने लगी। बुखार बहुत तेज़ था, लेकिन बड़े भैया के सामने उसने तशवीश जाहिर नहीं की, बल्कि तसल्ली दी। परेशानी की बात नहीं है बड़े भैया, बुखार उतर जाएगा। इसे मैं अपने पास ले जाती हूँ। नहीं बेटा, इसे यहीं रहने दो, तुम्हें तंग करेगा। नहीं भैया, मेरे पास ये आराम से सोएगा, वो कहकर नबील को उठाने लगी कि बड़े भैया आगे बढ़ आए। रुको, मैं ले चलता हूँ, तुमसे उठाया नहीं जाएगा। वो पीछे हट गई। फिर इसी तरह बड़े भैया के पीछे चलती हुई सीढ़ियाँ उतरकर अपने कमरे में आई, और जब बड़े भैया नबील को उसके बेड पर लिटाकर चले गए, तब वो कटोरे में ठंडा पानी लेकर आई और उसमें कपड़ा भिगो भिगो कर नबील के माथे पर रखने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद जाकर कहीं बुखार कम हुआ, तब वो कदरे इत्मीनान से होकर उसके साथ लेट गई। अभी भी उसे नींद नहीं आ रही थी और उसने सोने की कोशिश भी नहीं की। कुछ देर तक नबीला भाभी के बारे में सोचती रही, फिर सर झटक कर उनकी तरफ से ध्यान हटाया तो जहन के दरीचों पर शाह सिकंदर हयात दस्तक देने चला आया। अब वो उसके लिए सवालिया निशान नहीं था। वापसी के रास्ते में उसने अपने बारे में उसे बताया था। 4 साल से वो अमेरिका में था, वहाँ से एग्रीकल्चर में मास्टर करके गुज़िश्ता साल लौटा था, और जाहिर है बड़े ज़मींदार का बेटा था। उसे नौकरी की ज़रूरत नहीं थी, एक तरह से शाही ज़िंदगी गुजार रहा था, और उसने यकीन दिलाया था कि शाहपुर में वो उसे पूरा हॉस्पिटल तामीर करवा देगा, और ये उसके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं थी। उस वक्त उसे सोचते हुए वो खुद को कभी हवेली और कभी हॉस्पिटल में चलता फिरता महसूस कर रही थी। सुबह तक नबील का बुखार उतर चुका था। बड़े भैया उठते ही नीचे उतर कर आए। उस वक्त वो नबील को अपने हाथ से नाश्ता करा रही थी। बड़े भैया को देखकर अपनी जगह से उठने लगी कि उन्होंने हाथ से बैठे रहने का इशारा किया। फिर नबील के करीब आकर पूछने लगे, अब कैसी तबीयत है बेटा? पापा, मैं तो रात को आपके पास सोया था, फिर पुप्पो के पास कैसे आ गया? उनकी बात का जवाब देने की बजाय नबील गालबन जो सोच रहा था वही पूछ लिया। आपको मैं लेकर आई थी, बड़े भैया से पहले वो बोल पड़ी। अब बुखार तो नहीं है इसे? बड़े भैया उससे पूछने लगे। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं है, आप बैठे ना। उसने फिर उठना चाहा। बस चलता हूँ, तुम इसका ख्याल रखना। बड़े भैया जाने क्यों नज़रें चुराकर बोले और फौरन कमरे से निकल गए। पुप्पो, मामा कहाँ हैं? नबील ने पूछा तो वो जो बड़े भैया के जाने पर उनके पीछे देख रही थी, चौंक कर बोली, सो रही हैं। चलो तुम जल्दी से ये ख़त्म करो, फिर अहमद और सोनिया आ जाएंगे तो तुम उनके साथ बातों में लग जाओगे। बस पुप्पो, अच्छा नहीं लग रहा। नबील ने मुंह बनाया तो उसने चम्मच वापस ट्रे में रख दिया और उसे आराम से लेटने की ताकीद करते हुए ट्रे उठाकर कमरे से निकल गई। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। उसके इम्तिहानों में सिर्फ 2 महीने रह गए थे। वो बिल्कुल अपने कमरे में बंद होकर रह गई। सब जानते थे इम्तिहानों की वजह से वो सब से कट जाती है और कोई उसे डिस्टर्ब भी नहीं करता था। फिर अब तो उसका आखिरी साल था।
इसलिए मेमूना भाभी भी उसके कमरे में कम ही आती थीं, वरना इन्हें कहाँ चैन आता था जब तक घंटों के हिसाब से उससे बातें ना कर लें। उनका खाना हजम नहीं होता था। अब बेचारी सारा वक्त अम्मा जी के पास बैठी उनकी सुनती रहती थी। किसी किसी वक्त उसे चाय देने आ जाती तो उनकी बेजार शक्ल देखकर वो मुस्कुराकर कहती, बस भाभी कुछ दिनों की बात है, फिर हम बहुत फरागत से मिल बैठेंगे। ये कुछ दिन ही तो नहीं गुजर रहे। उस वक्त उसके तसल्ली देने पर वो उकताकर बोली, अच्छा चलें, मेरे चाय पीने तक आप यहीं बैठ जाएं और इतने वक्त में जितना बोल सकती हैं बोलें। उसे उन पर रहम आ गया। किताब बंद करके एक तरफ रखी और चाय का कप उठाकर पूरी तरह उनकी तरफ मतवज्जो हो गई। मेमूना भाभी बहुत खुश होकर बैठी, लेकिन फिर फौरन ही खड़ी हो गईं। क्या हुआ? वो हैरान हुई। इस वक्त नहीं बैठ सकती, मेहमान को चाय वगैरह भिजवानी है। मेमूना भाभी ने उजलत में बताया। कौन आया है? उसने यूं ही पूछ लिया। वो आया है अदील के साथ, क्या नाम है उसका? शाह सिकंदर। मेमूना भाभी ऐसे ही उजलत में बताते हुए चली गईं। अगर एक लम्हा भी ठहरती तो उसकी धड़कनों की आवाज़ सुन सकती थीं। कैसा अनोखा खुशगवार एहसास था कि यहीं उसके आसपास मौजूद है। एक पल को पलकें मूंद कर उसने उसकी मौजूदगी को शिद्दत से महसूस किया। फिर जल्दी से चाय पीकर खाली कप रखने के बहाने किचन में आई तो अदील भाई मेमूना भाभी से कह रहे थे, चाय फर्स्ट क्लास होनी चाहिए भाभी। और ये ट्राली में क्या सजा रखा है आपने? हटाइए ये सब और मैं सामान लेकर आता हूँ। ओफो, तुम तो यूं कर रहे हो जैसे कोई नवाब आया हो। मेमूना भाभी कुछ झुंझलाकर बोली। नवाब से कम भी नहीं, अदील भाई कहते हुए बहुत तेजी में बाहर निकल गए। तब वो आगे बढ़कर आई और ट्राली पर नजर डालते हुए बोली, ये सब ठीक तो है, और क्या चाहिए अदील भाई को? पता नहीं, ऐसे ही उसके आने पर बुखला जाता है। खैर तुम हटाओ ये सब। मेमूना भाभी ने कहा तो वो ट्राली में रखी मुख्तलिफ लवाजमात से भरी प्लेटें निकाल कर रैक पर रखने लगी। कुछ देर बाद अदील भाई जाने क्या कुछ लेकर आ गए और शापर्स उसे थमाकर मेमूना भाभी से कहने लगे, भाभी प्लीज़ अब आप अंदर ले आइएगा। नहीं भाई, मैं तुम्हें पुकार लूँगी, खुद ही आकर ले जाना। भाभी ने खुद पर नजर डालते हुए गोया अपने खराब हुलिये का एहसास दिलाया। तब वो बड़े एतमाद से बोली, मैं ले आऊंगी भाई, आप जाएं। अदील भाई ने कुछ चौंक कर उसे देखा, लेकिन वो शापर खोलने में मसरूफ हो चुकी थी। फिर नए सिरे से ट्राली से जाकर मेमूना भाभी को उसमें चाय रखने का कहा और हाथों से बाल ठीक करने लगी। मेरा ख्याल है दुपट्टा कोई ढंग का ओढ़ लो, मेमूना भाभी ने कहा तो वो मुस्कुराकर बोली, ये भी ठीक है। फिर ट्राली धकेलते हुए ड्राइंग रूम में आई तो सामने अब्बा जी को बैठे देखकर कदरे झिझक कर दरवाजे के पास रुक गई। फिर वहीं से पलटना चाहती थी कि अब्बा जी ने आगे आने का इशारा कर दिया। अस्सलामुअलैकुम। शाह सिकंदर उसे देखकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में जो चमक लहराई थी उसे यकसर नज़रअंदाज करके वो सादा से अंदाज में पूछने लगी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? उसने ज़रा सा सर हिलाने के साथ उसे बैठने का इशारा किया। फिर अदील भाई को यूं देखने लगी जैसे पूछ रही हो, मेरे लिए क्या हुक्म है? और अदील भाई उसे मेज़बानी के फ़राइज़ सौंप कर खुद इत्मीनान से उसकी तरफ मतवज्जो हो गए। पता नहीं दोनों किस मौजू पर बात कर रहे थे। जहाँ से सिलसिला टूटा था दोबारा वहीं से शुरू हो गया। उसने ट्राली में से निकाल कर तमाम लवाजमात टेबल पर रखे, फिर चाय बनाने के लिए ट्राली खींचते हुए अब्बा जी के पास आ बैठी। ये इतना तकल्लुफ़ कर डाला आपने? अदील भाई के कहने पर वो टेबल की तरफ मतवज्जो होकर बोला, कुछ भी नहीं है, आप लें तो। अदील भाई ने प्लेट उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई तो वो कहने लगा, पहले अब्बा जी को। तुम लो बेटा, मैं बस चाय पीऊंगा, अब्बा जी ने कहा तो उसने एक उचटती नज़र उस पर डाली जो ट्रे में कप सीधे कर रही थी।
پھر ایک دم سر اونچا کر کے اسے پوچھنے لگی، آپ چینی کتنی لیں گے؟ 1 چمچ۔ وہ اس کے اجنبی انداز پر محظوظ ہو کر بولا، پھر پوچھنے لگا، آپ کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ بس اب تو ڈاکٹر بننے والی ہے، اس سے پہلے عدیل بھائی بول پڑے۔